हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। आई होप सारे बढ़िया हो गए। तो भाई यहाँ पर हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर लर्निंग साइकोलॉजी, और ये वीडियो आपकी पार्ट 3 में आने वाली है। हमने ऑलमोस्ट लर्निंग के सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं, और लास्ट में कुछ कंक्लूडिंग टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे कॉग्निटिव लर्निंग की, वर्बल लर्निंग की और स्किल लर्निंग की। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत ही बातें कि भाई ये सब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई क्या है। ठीक है, बाकी मैं आपको ये समझा दूंगी इसमें क्या क्या एक्सपेरिमेंट है। बाद में आपको उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना आना चाहिए। इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज यू कैन डिफाइन इट। थोड़ा सा आइडिया भी हम दे देंगे कि कैसे लिख सकते हो। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, और आज हम स्टार्ट करेंगे कॉग्निटिव लर्निंग। ठीक है, सो भाई इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या लिखा है इन्होंने, भाई चेंज बहुत ईजी है, आराम से इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्लियर होगा। ठीक है, सो टेक अ डीप ब्रेथ एंड लेट्स गो। ठीक है, changes in what the learner knows and shows up in insight learning and latent learning. कॉग्निटिव लर्निंग के अंदर फर्दर 2 टाइप्स आते हैं, इनसाइट लर्निंग और लेटेंट लर्निंग। ये इसी का ही पार्ट है। कॉग्निटिव का मतलब क्या है? कॉग्निटिव वर्ड का मतलब होता है जो चीज़ें हमें पता हैं। ठीक है, व्हाट वी नो। हमें कैसे पता चलता है कुछ भी? हमें बाहर से इंफॉर्मेशन हमारे अंदर माइंड में फीड होती है। मान लो अगर हम कोई क्लास भी अटेंड कर रहे हैं, हम टीचर हमें समझा रहा है, ठीक है, और हम उसे सुन रहे हैं, तो वहाँ पर हमें हमारे अंदर इंफॉर्मेशन फीड होती जा रही है। तो एक्सटर्नल, तो जो भी चीज़ें हमारे अंदर फीड हो रही हैं, जो भी चीज़ें हमें पता है, हमारे दिमाग के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है, दैट इज़ ऑल। हम उसके बेसिस पे उस चीज़ को आप कहीं ना कहीं कॉग्निशन कह सकते हैं कि भाई व्हाट वी नो दैट इज़ ऑल अबाउट द वर्ड कॉग्निटिव और लाइक कॉग्निशन। इस चीज़ से वो डील करते हैं। हम बहुत सारे अपने लाइफ के ऐसे एक्शंस हम लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर कॉग्निशन। ठीक है, मतलब हमें क्या पता है, व्हाट वी नो, उसके बेसिस पे हम बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। इवन what is feeded, what kind of information it is feeded in your mind। आपके दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन फीडेड है उसको आप कॉग्निटिव क्या बोलते हैं, कॉग्निशन कहेंगे। ठीक है, उसको आप क्या कहोगे? कॉग्निशन कहोगे। और कॉग्निटिव लर्निंग का मतलब ये होता है कि आपको जो भी पता है, चेंज इन व्हाट द लर्नर नोज, कि आपको जो भी पता है उसके बेसिस पर आपने कुछ अपने दिमाग में नया क्रिएट किया। आपने उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपने कुछ नया सोल्यूशन निकाला, कुछ बदलाव आया। मान लो कि आपने कुछ नया प्रोड्यूस किया, आपने कुछ नई इंफॉर्मेशन बनाई, आपने कुछ नया कह सकते हैं ना कि ऑफ कोर्स आपकी कहीं ना कहीं मेंटल डेवलपमेंट हुई। कैसे कि आपको जो भी पता था उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपने कुछ बदलाव आया, उसमें कुछ बदलाव आया। कैसे आपको समझ में आएगा अभी। दैट इज शोज अप इन इनसाइट लर्निंग। यहाँ पे कोहलर ने ये एक एक्सपेरिमेंट किया है। नाम इंसान का जो है लर्न कर लो, कोहलर। ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजीज पे, और सडन सोल्यूशन इज रूल। इनसाइट का मतलब होता है उसी टाइम। ठीक है, एक सडनली सोल्यूशन आपको आ गया, किसी ने सिखाया नहीं था। कंडीशनिंग में क्या होता है कि भाई वो आपको सिखा रहे हैं, इसमें सिखाया नहीं है आपको। अब बेस्ड अपॉन आपको जो जो चीज़ें ऑलरेडी बताई गई थी कि भाई अच्छा अच्छा ये इसको ये बोलते हैं, ऐसे ये आपको जो भी अपनी लाइफ में भी पढ़ाया गया छोटा मोटा, आप उसके बेसिस पे थोड़ा अपना दिमाग लगा करके। कई बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि भाई हमें चीज़ का बारे में नहीं भी पता हो, ठीक है, तो भी हम कहते हैं भाई कॉमन सेंस है, हमने थोड़ा दिमाग लगाया कि भाई अच्छा ठीक है, ऐसा ऐसा हमने थोड़ा पहले पढ़ रखा था, तो इसका आंसर ये होगा, इसका सोल्यूशन हम ऐसे निकाल लेंगे, और सही भी होता है। उस टाइम पे हम क्या यूज करते हैं कि जो भी हमें पता था, जो भी हमारे अंदर कॉग्निशन, कॉग्निटिव, इसलिए कॉग्निटिव लर्निंग है, कॉग्निटिव लर्निंग के अंदर आ रहा है कि हमें जो भी ऑलरेडी पता था उसकी वजह से हमने कुछ बदलाव लाया, कुछ अपना इनोवेट किया, खुद से एक सोल्यूशन निकाला। बट व्हेन इट इज अ सडन सोल्यूशन, जब आपको इंसाइट, आपको ना एक 2 सेकंड के अंदर भाई अच्छा अच्छा इसका ऐसा आ जाएगा यार आंसर, सो देयर इज अ सडन सोल्यूशन, आप उसी टाइम उसको आंसर निकाल रहे हो भाई, तो उसे आप कहोगे इनसाइट लर्निंग। क्या बोलोगे? इनसाइट लर्निंग। अब इस एक्सपेरिमेंट में भाई क्या कर रखा है, ये बॉक्स बड़ा ही बदतर बनाया है। इसको देखो भाई इसमें क्या है कि बेसिकली मान लो ये सर्कल, अब मेरे को नहीं आता चिंपांजी कैसे बनाते हैं। एक चिंपांजी यहाँ पर है, ठीक है, उसे एक रूम में रखा गया है, और रूम में कुछ ऐसा सेटअप है कि इफ दिस इज द रूम, ये यहाँ पर आपका चिंपांजी है। भाई क्या चिंपांजी बनाया मैंने, ये इधर एक बक्सा पड़ा हुआ है, ये ऐसे लंबा सा एक पोल है, और यहाँ पर केले हैं। ठीक है, दैट इज द फूड। सो फूड इज देयर एंड चिंपैंजी इज हेयर। अब उसको खाना है, ठीक है,
ही नीड्स फूड. सो इफ इट नीड्स फूड, अब वो कैसे, उसे कुछ सिखाया नहीं था कि भाई तुमने यहाँ पे जंप करना है, इसको चढ़ना है इसके ऊपर, है फिर तूने ये ले लेना है. नहीं, कुछ नहीं सिखाया. बस दिस इज अ काइंड ऑफ पजल फॉर द चिंपैंजी. लाइक अब वो कैसे लेगा बनाना. बट यहाँ पर कुछ सिखाया नहीं था उसको, ठीक है. उसने अपने दिमाग का, अपने कॉग्निशन का यूज करा. ठीक है, हो सकता है कि पहली बार में उसने ट्राई किया, नहीं हुआ, कि भाई इस पे जंप करने की कोशिश की, इसको धक्का मारी, लात मारी, हो सकता नहीं हुआ पहली बार. लेकिन एक उसी टाइम फिर वो सोचा, वो कॉग्निशन के थ्रू वी नो समथिंग, बिकॉज हमें इतना पता है कि भाई जंप कैसे करते हैं हमें आता है, क्लाइंब करना हमें आता है. तो उसने तो भाई अच्छा मैं अगर इस पे जंप करूं और इस पर चढ़ करके, ठीक है, मतलब मैं अगर इस पे जंप करूं एंड इस पर चढ़ करके मुझे बनानास मिल सकते हैं. तो ये हमने उसको कंडीशन थोड़ी किया था, ये उसके अंदर खुद उसके दिमाग में ये कहीं ना कहीं एक सडन सोल्यूशन निकल गया इस प्रॉब्लम का, कि भाई हाँ मेरे को इस तरीके से बनाना मिल जाएगा. ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें तो ऑलरेडी सीखी थी, ऑलरेडी कॉग्निशन थी कि भाई जंप कैसे करना है, चढ़ना. अब उसके ऑन ऑन दैट बेसिस उसने सडन सोल्यूशन निकाल दिया प्रॉब्लम का. दैट इज व्हाट वी कॉल एज इनसाइट लर्निंग. समझ में आया? थोड़ा सा आइडिया हो रहा हो, आई होप. कि भाई आपको किसी ने सिखाया नहीं, बट आपके कॉग्निशन के, आपको जो भी चीजें ऑलरेडी पता है उसके बेसिस पे आपने अपना दिमाग दौड़ाया 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 और कुछ बदलाव. यहाँ पर एक नई चीज अब उसने भी सीखी कि भाई इस तरीके से ये तरीका उसने करा और उसको वो जो प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन मिल गया, उसको अपने जो था बनाना जो था वो उसको मिल गया. ठीक है, फूड उसको मिल गया. दैट इज ऑल व्हाट वी कॉल एज इनसाइट लर्निंग. लेटर लर्निंग में क्या होता है कि भाई न्यू बिहेवियर इज लर्नड बट नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड अंटिल reinforcement is provided for displaying it. कि भाई अगर आपको कुछ आता भी है, अब वो आपने कोई चीज़ सीख ली है, आपको पूरी तरीके से पता है, लेकिन आप उसको तब तक अक्सर शो नहीं करेंगे जब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं. ऑब्वियसली अगर भाई मेरे को बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, बस तुम ये मेरे को बता दो, सिखा दो, क्यों करूँ मैं? गिव मी समथिंग, देन आई विल टेल, देन आई विल शो दैट हाँ मेरे को ये चीज़ आती है, या मेरे को बिना किसी चीज़ करके. इट इज़ यूजुअली नॉट पॉसिबल कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो वो बिहेवियर शो करेगा कि हाँ भाई उसको वो चीज़ आती है. समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? अ न्यू बिहेवियर इज लर्नड, कि भाई लर्न तो कर लिया, अब उसको आता तो है, पर नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड, मतलब दिखाएगा वो तब तक नहीं जब तक अनटिल रिन्फोर्समेंट, कुछ भी मान लो खाना, उसे प्रोवाइड नहीं किया गया फॉर डिस्प्लेइंग इट, कि भाई वो दिखाने के लिए. आता था उसको बिहेवियर, न्यू बिहेवियर इज लर्नड बट नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड until reinforcement is provided for displaying. भाई दिखाया नहीं, पर तब तक नहीं दिखाएगा जब तक reinforcement नहीं मिलेगी. जैसे reinforcement मिली, भाई मुझे खाना मिल गया, भाई ठीक है मैं दिखा दूंगी, मुझे क्या. ठीक है, लाइक गिव एंड टेक. ठीक है, थोड़ा एग्जांपल इन्होंने क्या किया था टोलमैन ने. दे डिड एक्सपेरिमेंट ऑन अ रैट, एक पजल थी. ठीक है, अब रैट को बेसिकली सारा वो पजल में, मान लो अगर ऐसा है, ये बॉक्स है, ये ऐसे 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 सारी वेज का पता था कि कौन सा कहाँ से जा रहा है. ठीक है, बट अपॉन गिविंग द फूड टू द रैट, ठीक है, जब थोड़े थोड़े ग्रैन्यूल्स उसे मिलते गए, मतलब रेनफोर्समेंट मिल रही है. अब जैसे रेनफोर्समेंट मिल रही है तो उसने वहाँ पर कहीं ना कहीं अपने ये बिहेवियर से अपना रिस्पॉन्स, दौड़ेगा वो सारी जगह. ठीक है, उसने अपने इस रिस्पॉन्स से ही कहीं ना कहीं शो कर दिया कि हाँ उसे पता है, उसके दिमाग में पूरी पूरी कॉग्निटिव मैपिंग छपी हुई है, उसे पता है कि भाई कौन सी जगह कहाँ जा रही है. सो बाय गिविंग फूड वी गॉट टू नो, हमने उसको रिन्फोर्समेंट दी कि उसको क्या चाहिए था, उसको खाना चाहिए था, और बदले में उसने दिखा दिया कि हाँ भाई देर इज द समथिंग लर्नड इन इट्स माइंड. आई होप यू गेट इट. ठीक है, कोई भी डाउट होगा, कुछ दिक्कत की बात नहीं है. देखो वी आर ऑल लर्नर. Even I'm not a teacher. I'm also just done my 11th class and I'm going to 12th. ठीक है, but if there is any doubt, भाई please ask. ठीक है, अब इसके आगे बहुत बढ़िया सा हमारे पास टॉपिक आ रहा है, वो क्या है? वर्बल लर्निंग. वर्बल लर्निंग का मतलब होता है किस तरीके से हम कोई भी शब्द बोलना सीखते हैं, किस तरीके से हम कोई भी भाषा सीखते हैं. ये डिफरेंट फ्रॉम कंडीशनिंग. कैसे? कंडीशनिंग में आपको बार बार वो चीज उसको सिखानी पड़ेगी, भाई ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर ऐसे कर. ये डिफरेंट इसलिए है कि भाई इसमें आपको ना कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा एक छोटा सा है, ठीक है, अब उसको क्या हम बार बार, देखो एक दो वर्ड हम सिखाएंगे, लेकिन वो धीरे धीरे वो भाषा सीखने लगता है, अपने आगे पीछे देखेगा. अक्सर कुछ वर्ड्स हम सिखाने की कोशिश करेंगे, भाई मम्मा बोल, बेटा पापा बोल, ठीक है, लेकिन जो बाकी ऐसे कई वर्ड्स होंगे जो बच्चा बाहर ऑब्जर्व कर करके ही, या
उसे आपको कंडीशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई ये भाषा सीख, नहीं, वो सीख लेगा। फॉर एग्जाम्पल फॉरनर है तो वो इंग्लिश बोलना सीख लेगा फॉरनर बच्चा, ठीक है। इंडियन बच्चा तो वो हिंदी बोलना सीख लेगा, अपने आगे पीछे मम्मी पापा को देखेगा, आप दादी दादी को, दादा दादी को देखेगा तो वो सीख लेगा, ठीक है। तो दैट इज द रीजन इट इज डिफरेंट फ्रॉम कंडीशनिंग। यू डोंट हैव टू पुट एन एफर्ट कि आपको भाई बार बार एफर्ट देने की जरूरत नहीं है भाई, अच्छा अभी ऐसे ऐसे करवाएंगे, इसको करवाएंगे 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 बार 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 बार, तो वो सीखे नहीं। वर्बल में होता है जो बोलते हैं, मतलब बोलना, यानी कुछ भी शब्द, हमारी भाषा, ये सब चीजें हम कैसे सीखते हैं, ठीक है, वो आपको पता चलेगा वर्बल लर्निंग के थ्रू। इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, लेकिन सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये कहीं ना कहीं डिफरेंट है कंडीशनिंग से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स, लैंग्वेजेस जब बच्चे लर्न करते हैं, इट इज़ नॉट नीडेड यूजुअली टू बी कंडीशनड, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको उन्हें बार बार ये बताना पड़ेगा कि भाई अच्छा ये भाषा में ये ऐसे ऐसे बोलना है, ऐसे ऐसे बोलना है, नहीं, वो समझ जाए, वो टाइम के साथ उस चीज़ को ग्रास्प कर लेते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न कि जब हम कोई भी वर्ड सीखना या कोई भाषा सीखना, ये जो वर्बल, इस प्रकार की जो वर्बल लर्निंग होती है, ये कंडीशनिंग से अलग होती है, ठीक है। सो साइकोलॉजिस्ट यूज डिफरेंट मेथड्स टू स्टडी दिस लर्निंग व्हाइल यूजिंग डिफरेंट मटेरियल्स लाइक नॉन सिलेबल्स, अनफेमिलियर वर्ड्स। हमारे दिमाग में हम कैसे सीखे, वो बच्चा कैसे ग्रास्प कर रहे हैं, कैसे वर्ड्स को सीख रहा है, किस तरीके से, कुछ कुछ ये सब चीज़ें स्टडी करने के लिए, सब बच्चा ही नहीं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे कर रहा है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं देखने के लिए इन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, कुछ वर्ड्स का यूज़ किया जैसे कि नॉन सिलेबल्स और अनफेमिलियर अनफेमिलियर वर्ड्स, ओके। तो भाई हम हकलाने लग जाते हैं बीच बीच में, तोतले भी हैं, इट्स हो गए, क्या कर सकते हैं, मौजू नहीं उड़ाना आप मेरा, या उड़ा भी लो, कोई दिक्कत नहीं। सो नॉन सिलेबल्स होते हैं ऐसे वर्ड्स जिनका कोई मीनिंग नहीं, दैट आर मीनिंगलेस, ठीक है। जैसे ए एच क्यू एस जेड वाई, और एक और लगा लेते हैं पी ए एस 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 डी 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 ई एफ जेड। आप बोलोगे भाई क्यों दिमाग खराब कर रहे हो मैडम? अब इस चीज का कोई मीनिंग है नहीं, दीज आर टोटली सेंसलेस। ये भी क्या है, पूरा सेंसलेस है मेरी तरह, तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई? ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं नॉन सिलेबस। तो कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया, कुछ ऐसे अनफेमिलियर। मान लो अगर मुझे सिर्फ फ्रूट्स नेम आते हैं कि भाई जितने भी है ना, एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑल द फ्रूट नेम्स आई नो दैट, लेकिन मुझे ड्रैगन फ्रूट के बारे में नहीं पता है, तो मीनिंग ड्रैगन फ्रूट जो है, ये जो शब्द है असली में है ना, इसका मतलब है हम सच में किसी चीज की बात कर रहे हैं, लेकिन अनफेमिलियर है किसके लिए, मेरे लिए, क्योंकि मेरे को नहीं पता था, मैंने अब सुना तो मुझे अब पता चला, ठीक है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। आगे आप बढ़ते हैं यहाँ पे। तो मेथड्स यूज इन स्टडिंग वर्बल लर्निंग, उसे समझने के लिए क्या क्या मेथड का यूज किया गया। पहला आता है पेयर्ड एसोसिएटिव लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी, जब पेयर्ड एसोसिएटिव लर्निंग, हम कैसे कोई भी शब्द, हम कोई जब कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज हमने सीखनी है, मान लो मुझे फ्रेंच लर्न करनी है, तो यहाँ पर आप अक्सर कैसे लर्न करते हो, आप अपने दिमाग में कहीं ना कहीं एक एसोसिएशन बनाते हो। जैसे कि अगर मुझे समझना है, अगर मेरे को ये लर्न करना है कि बॉन्जूर का मतलब होता है, बॉन्जूर का मतलब होता है फ्रेंच में, फ्रेंच, बॉन्जूर का मतलब होता है गुड मॉर्निंग, ठीक है। कि भाई जब मॉर्निंग होती है, किसी को हम बोलते हैं सुबह सुबह भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, तो उसको फ्रेंच में बोलोगे बॉन्जूर। तो ये समझेंगे भी हम कैसे, इसको अपने दिमाग में अगर हमें बिठाना है, हमें समझाना है, तो हम कहीं ना कहीं एसोसिएशन बना लेंगे कि हाँ भाई जो आपका अंग्रेजी का वर्ड है ना गुड मॉर्निंग, उसका कनेक्शन बनाएंगे इस वर्ड से बॉन्जूर, ठीक है। कि मान लो अगर हम अंग्रेज हैं तो भाई ऐसे, मतलब कि भाई हमारी अंग्रेजी में ये बोलते हैं और फ्रेंच में ये बोलते हैं, ठीक है। वैसे आप चाहो तो हिंदी से बना सकते हो कि भाई अच्छा ये ऐसा है तो इसका सुप्रभात होता है, ठीक है। जब आप दो लैंग्वेजेस के बीच में इस तरीके से कनेक्शन बना रहे हो, क्योंकि ये आपको लर्न करना है, तो इसके साथ आप एक फैमिलियर वर्ड, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी पता है कि भाई ये तो गुड मॉर्निंग है ना, तो इसका आप कनेक्शन बना रहे हो इस वर्ड से, क्योंकि आपको ये वर्ड सीखना है, ठीक है। तो देयर इज अ पेयरिंग, देयर इज अ एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब कनेक्ट करना, ठीक है। तो इस तरीके से आप लर्न कर रहे हो, इसको आप कहते हो पेयर्ड एसोसिएटिव लर्निंग, ठीक है। आगे है सीरियल लर्निंग। सीरियल लर्निंग में मान लो आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हैं यहाँ पे, अब मान लो आपको ये बॉक्स दे रखा, आपको बोला कि भाई सारे वर्ड आपको लर्न करने हैं। अगर इस सीक्वेंस में आपको लर्न करना है कि भाई कैट, लॉयन, वन, जीब्रा, टू, थ्री, अब मुझे वर्ड लर्न करना है, इस तरीके से करने की जगह सबसे इजी क्या होगा, हम क्या करेंगे, अपने माइंड में कैटेगरी डाल देंगे, भाई अच्छा कुछ तो जानवरों के नाम है, यानी कैट,
ठीक है, लायन हो गया, जीब्रा हो गया, और कुछ तो काउंटिंग है, यहाँ पे नंबर्स हैं, तो 1 2 एंड 3। इस तरीके से हम अपने दिमाग में क्या करेंगे, एक सीरियल लर्निंग, सीरियल बना देंगे, सीरियल नंबर्स का एक तरीके से, मतलब एक कैटेगराइज कर लेंगे चीजों को, जिससे उसे लर्न करना आसान होगा। अगर मेरे को ऐसे लर्न करना तो ये तो बहुत ही मतलब, अगर अभी तो मैंने कम वर्ड्स दिए हैं, क्या पता रट भी लो, अगर बहुत ज्यादा वर्ड्स हो तो मुश्किल और हो जाएगी। इसलिए सीरियल लर्निंग में आप इसकी कैटेगराइज कर लेते हो, ठीक है। कुछ मैंने कैटेगराइज कर लिया एनिमल, और कुछ मैंने उसको कैटेगराइज कर लिया, ठीक है। सो वेरी फाइन। आगे है फ्री रिकॉल। फ्री रिकॉल में अक्सर ऐसा होता है कि आपको भाई कुछ वर्ड्स दे दिए सीधा कि भाई ये लर्न करो, ठीक है। फिर कुछ टाइम के बाद आप ये ऑब्जर्वेशन में आता है कि आप अक्सर फ्री रिकॉल आप क्या करते हो, आप जो फर्स्ट के कुछ वर्ड्स होते हैं ना, हमें वो हमेशा याद रह जाते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है, मीडियोकर जो मिडिल वर्ड्स होते हैं वो हम भूल जाते हैं, लेकिन जो पहले वर्ड है कि ऐसा ऐसा ऐसा, पहला वर्ड है कैट, ठीक है, लास्ट में तो ये वाला था, तो वो ये ऑब्जर्वेशन में आया कि हमें अक्सर फर्स्ट एंड लास्ट जो होते हैं वो याद रहते हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल फ्री रिकॉल, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स होते हैं कुछ ऐसी चीजें जो कहीं ना कहीं प्रभाव डालती हैं वर्बल लर्निंग पे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स आर दी डिफरेंट फीचर्स ऑफ द वर्बल मटेरियल टू बी लर्नड, दे इंक्लूड द लेंथ ऑफ लिस्ट टू बी लर्नड एंड मीनिंगफुलनेस ऑफ द मटेरियल। सबसे दो चीजों को अंडरलाइन करो, लेंथ ऑफ द लिस्ट और मीनिंगफुलनेस ऑफ द मटेरियल। क्या चीजें प्रभाव डालती है? मान लो अगर मैं आपको इतनी बड़ी लिस्ट दे दूं, मान लो 4-5 भाई 50-60 पेजेस की लिस्ट में खुले वर्ड्स आपको दे रखे कि भाई इसको लर्न करना है, तो पहले तो देख के हार्ट अटैक आएगा, क्योंकि लेंथ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आपको मान लो सिर्फ 5 वर्ड लर्न करने हैं तो जल्दी कर पाओगे ना, अगर 50 वर्ड लर्न करने हैं तो टाइम लग जाएगा। तो लेंथ पे भी बहुत डिपेंड करता है कि आपकी लर्निंग कैसे होगी उन शब्दों को लेकर के। और मीनिंगफुलनेस पे भी ऑब्वियसली डिपेंड करेगा। मान लो मैं आपको नॉन सिलेबल्स वर्ड्स दे दूं, आपको वो लर्न करना है, कितना टाइम लगेगा? और उसके बेसिस पे सिर्फ आपको एनिमल्स के नेम दिए हैं, वो सबका कोई मीनिंग है, कोई मतलब है, ठीक है, तो उसको लर्न करना आसान होगा ना। कैट लॉयन और उसमें HUCVUC कुछ भी बोल दिया, वो नॉन सिलेबल्स वर्ड, तो वो चीज भी कहीं ना कहीं मैटर करती है। समझ में आ रहा है? ये नीचे लिखा था मैंने, सॉरी। सो मैनी मोर लाइक कैटेगरी, डिस्ट्रिंग, टोटल क्राइम, तो ये बहुत सी चीज़ें रहती हैं। अगर कैटेगरी में डाल दो, जब आपने पहले भी पढ़ा था, तो दीज आर सम ऑफ द डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई स्किल लर्निंग पे। स्किल होता है जब कोई भी आपके पास ऐसी एबिलिटी हो, जब आप कोई भी कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स टास्क को बहुत आराम से और अच्छे से कर दो। एक होता है कि भाई मुझे मेहंदी लगाना अच्छा लगता है, तो मैं किसी को, अपने फ्रेंड को हाथ पे उसको मेहंदी लगा रही, ठीक है। अब मेरे को जो डिज़ाइन बनाने में 2 घंटे लग गए, जो शॉर्ट हैंड डिज़ाइन था, वही मैंने किसी प्रोफेशनल से लगवाया, बाहर जा करके लगाते हैं ना मेहंदी पे, तो उन्होंने हार्डली आधे घंटे में पूरा डिज़ाइन आराम से बना दिया। ये क्या फ़र्क था? क्योंकि उनको ये कहीं ना कहीं क्या था, प्रैक्टिस थी, ठीक है। थ्रू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस उनके अंदर ये एक एबिलिटी थी कि वो फिर उस, बेशक मान लो वो डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग थी, बहुत बड़ा, बहुत लेंथी था, बेशक शॉर्ट हैंड ही हो बट बहुत लेंथी था, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, मोर वोर बनाना था, पता नहीं क्या क्या बनाना था। मेरे से इतना अच्छे से बने भी नहीं, लेकिन प्रोफेशनल के पास ये स्किल है। स्किल क्या होता है? एक ऐसी एबिलिटी जिससे आप उस चीज़ को बहुत, उसने बहुत स्मूथली आधा घंटा तो लिया, लेकिन वो बहुत परफेक्शन के साथ, बहुत ही अच्छे से वो चीज़ बनाती। दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ स्किल, ठीक है भाई। उसके बाद हम कहेंगे कि तभी तो भाई वो प्रोफेशनल है, तभी तो मेहंदी आर्टिस्ट है, तो उसके पास एक स्किल है अच्छी मेहंदी लगाने की, ठीक है। तो ऐसे ही सबके पास कोई ना कोई स्किल रहता है अक्सर। कोई बहुत अच्छा गाना गा लेता है, कोई बहुत अच्छा डांस कर लेता है, कोई अच्छा पेंटिंग करता है, तो दीज आर ऑल व्हाट वी कॉल एज स्किल, ठीक है। और हम चाहें तो अपने अंदर भी कोई स्किल डेवलप कर सकते हैं थ्रू प्रैक्टिस। ओके, दैट इज अ फर्दर थिंग, आगे आप देखोगे। अब कुछ फेजेस होते हैं लर्निंग, स्किल लर्निंग पासिस थ्रू सेवरल डिफरेंट फेजेस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फिट्स, स्किल लर्निंग पासिस थ्रू थ्री स्टेजेस व्हिच इन्वॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। आपके दिमाग के बहुत मेंटल प्रोसेसेस लगते हैं, जरूरी नहीं है कि आप कोई चीज़ को एक ही बार में सीख जाओ, ठीक है। आप कोई भी चीज़ को अच्छे से सीखना है तो आपको नंबर ऑफ ट्रायल्स लगेंगे, आप बार बार उस चीज़ को देखोगे, परखोगे। आप हर बार जब उसको देखोगे तो एक अलग अलग मीनिंग निकल करके आएगा और डीप अंडरस्टैंडिंग करोगे। देर आर सम डिफरेंट फेजेस थ्रू विच यू हैव टू गो, ठीक है। बार बार आपको जाना पड़ेगा और तब जाकर के आप उस चीज़ में एकदम माहिर हो जाओगे, और तब हम कह सकते हैं कि हाँ, अब ये स्किल लर्निंग हो गई, आपके अंदर ये स्किल आ गई, आप उसको बहुत। वही तो फर्क है, एक नॉर्मल इंसान, जब मैं मेहंदी लगा रही थी और एक वो प्रोफेशनल लगा रहा था, तो वो स्किल कैसे बिल्डअप हुआ, तो उसके कुछ ना कुछ फेजेस रहते हैं, ठीक है। 3 स्टेजेस होंगे इसके, आप लर्न कर लेना, कॉग्निटिव, एसोसिएटिव, ऑटोनॉमस। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल इसको लर्न कर सकते हो। इन केस आपको कुछ अगर एक्स्ट्रा डाउट है, यू कैन जस्ट आस्क मी, ओके।
So cognitive, associative and autonomous. Transition from one phase to another clearly shows that practice is the only means of the skill learning. Underline this thing, underline the last line कि भाई जब भी एक फेज से दूसरे फेज में तुम जा रहे हो, ये चीज बहुत बड़ी नेसेसिटी है कि भाई प्रैक्टिस एक मात्र एक कैसे ना एक वे है जिससे आप कोई भी चीज स्किल को एक्वायर कर सकते हो. प्रैक्टिस नहीं करोगे बार बार तो वो चीज तुम्हें भूल सकती है भाई. तो वो प्रोफेशनली मान लो कि भाई मैं मेहंदी फिर भी लगाती हूँ लेकिन मैं बहुत गैप ले रही हूँ ना. मैं अपने कभी डांस में जा रही हूँ, कभी सिंगिंग में जा रही हूँ. तो पहले अच्छी से आती भी थी मेरे को, लेकिन अब तो 1 साल के 2 साल के बाद में कहीं मेहंदी लगाऊंगी तो ऑब्वियसली 2 से 3 घंटे लग जाएंगे वो डिज़ाइन बनाने में, जो एक प्रोफेशनल सिर्फ आधे घंटे के अंदर या पौने घंटे के अंदर बढ़िया तरीके से बना रहा है. ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आई होप यू गेट दिस. आगे बढ़ते हैं भाई. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं लर्निंग के पीछे. अगर आपको कंटिन्यूसली, हम कहते हैं ना कि खुद को रिवॉर्ड भी करना चाहिए. आप किसी को गधे घोड़े की तरह दौड़ाते रहो कि भाई ये कर ये कर ये कर ये कर ये कर, लेकिन बढ़िया बदले में आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, तो अपने लिए कोई बहुत चीज़ होती है. इसको चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने हिसाब से कि भाई देयर शुड बी सम रेनफोर्समेंट एज वेल. देयर शुड बी सम पार्शियल रेनफोर्समेंट. का मतलब होता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो इनाम आपको जब भी आप वो काम करेंगे उसी के बाद मिलेगा ना. कभी बार नहीं भी मिलेगा, अपने हिसाब से बीच बीच में मिलेगा, बीच बीच में नहीं मिलेगा. कंटिन्यू होता है हर बार मिलेगा. ठीक है. सो बस पर्सनली भी ऑल्सो टेलिंग दैट यू शुड इंक्लूड सम काइंड ऑफ एनफोर्समेंट. ओके. देन सेकंड आता है मोटिवेशन. ऑब्वियसली मोटिवेशन, अगर आप उस चीज को कर रहे हैं उसके पीछे आपकी कोई मोटिवेशन होनी चाहिए, कोई एक स्ट्रॉन्ग पर्पस होना चाहिए कि भाई हाँ आपकी यहाँ तो बहुत उसमें एक ह्यूज इंटरेस्ट है, एक ह्यूज रीजन है बिहाइंड डूइंग दैट थिंग. ओके. सो ऑफ कोर्स अगर द प्रिपेयर्डनेस ऑफ लर्निंग, आपको प्रिपेयर्ड भी रहना पड़ेगा. ठीक है. अगर आप प्रिपेयर ही नहीं है उस चीज़ के लिए एंड देन suddenly you can't just do the things. There should be some little bit preparedness before we are trying to do something. ठीक है. आगे आती है भाई लर्निंग डिसेबिलिटी. इसमें वो कुछ ज़्यादा वो कुछ नहीं है. थोड़ा सा इसमें क्या लिखा है कि भाई किसी जर्नल टर्म है. इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर मैनिफेस्टेड इन द टर्म्स डिफिकल्टी ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लर्निंग. आप बोलेगी मैं कौन सा मंत्र पढ़ रही हूँ. जस्ट गिव सम टाइम प्लीज. रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटीज. अब इसको विच इज इनहेरेंट इन चाइल्ड. एक होता है कि भाई हम नॉर्मल डिसेबिलिटी होता है कि भाई एक डिसऑर्डर कि वो आप कर ही नहीं सकते. बच्चे के अंदर ऐसे बच्चों एक एज से एक ऐसे डिसऑर्डर कि भाई वो क्या करें, एक इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम डालें कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी उन्हें कोई भी चीज़ को याद करने में, किसी भी चीज़ को पढ़ने में, लिखने में, बोलने में. मैथमेटिकल एबिलिटीज होती है कि भाई इसको सॉल्व करना, ऑपरेशन हम करते हैं ना जैसे एडिशन, ये सब स्क्वायर रूट्स एंड ऑल दैट, वो सब करने में, रीजनिंग में, इन सब चीज़ों में जब प्रॉब्लम आती है दैट इज़ अ वेरी सम काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स जो बच्चे के अंदर इनहेरेंट होते हैं बहुत टाइम से फ्रॉम द वेरी एज. दैट इज नोन एज अ लर्निंग डिसेबिलिटी. ठीक है. आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो. यू कैन मेक इट मोर सिंपलर. जरूरी नहीं है कि यही कुछ आपने है. ठीक है. तो कोई टेंशन नहीं है भाई. गो अहेड. ठीक है. फुल सपोर्ट भाई. पता नहीं क्या ये बोलते रहती हूँ बीच बीच में. फर्दर जो आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं. इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम प्रॉब्लम्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. क्योंकि ये बहुत बड़ी डिसेबिलिटी है, डिसऑर्डर है. इसके फर्दर जब सॉल्यूशंस नहीं होते हैं तो क्यों होते हैं ऐसी डिसेबिलिटीज़ लोगों को, क्यों इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं कुछ लोगों को. आप देख सकते हैं कुछ लोग, इतने बच्चे जो होते हैं, दे आर नॉट एबल टू राइट, दे आर नॉट एबल टू रीड, दे आर नॉट एबल टू लर्न. सो व्हाई इट हैपन्स, अक्सर जो होती है जो उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है. ठीक है. तो जैसे हैंडीकैप लोग होते हैं तो सो दे हैव अ लॉट ऑफ डिसेबिलिटी, राइट. और जो जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ ये रखना कि इनका कोई क्योर नहीं होता. ये बच्चे के अंदर उस एज से ही हमेशा से होती हैं, हमेशा से होती हैं. सो दैट इज दे आर नॉट एक्चुअली क्यूरेबल. दैट इज व्हाट रिटन इन द फर्स्ट लाइन. आगे क्या होता है सिम्टम्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी. क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं. डिसलेक्सिया यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ये आपको क्वेश्चन वाइज आ सकता है. ठीक है. डिसलेक्सिया इज ऑल्सो कॉमन. डिसलेक्सिया होता है जब कोई भी ना सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड्स जो होते हैं उनको लिखने में या याद करने में बच्चे को प्रॉब्लम आए. जैसे ये होता है पी, हमें पता है ना, और ये होता है 9. दे लुक सिमिलर बट इट it becomes a problem for an individual to just understand this, to just learn this and write this. Okay, fine. फिर आ गया था जैसे डिफ़िकल्टी हो रही किसी को लेटर्स लिखने में, वर्ड्स लिखने में, फ्रेजेस लिखने में,
पढ़ा नहीं जा रहा, कुछ कुछ बोल रीड नहीं कर पा रहे हम, ठीक है, स्पीक नहीं कर पा रहे. सो दैट आर सम ऑफ द सम सिम्टम्स. आगे है लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रंस हैव डिसऑर्डर्स ऑफ अटेंशन. वो ठीक से किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं. ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है. जस्ट अंडरलाइन दिस. ठीक है. आगे क्या है? पुअर स्पेस ओरिएंटेशन एंड इनएडिक्वेट सेंस ऑफ टाइम आर कॉमन सिस्टम्स common symptoms. Poor motor coordination and poor manual dexterity. पुअर स्पेस ओरिएंटेशन का मतलब कहीं ना कहीं होता है व्हेन दे आर स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन की कोई चीज़ कहाँ पे रखी है या कोई मतलब चीज़ें कहाँ पे लोकेट करती हैं. तो ये सब चीज़ें स्पेस ओरिएंटेशन के अंदर आ जाती हैं कि उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि भाई ठीक है कोई चीज़ कहाँ रखी है एंड ऑल दैट थिंग्स टू अंडरस्टैंड. इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग फॉर देम व्हेन. ठीक है. ये सब चीज़ें इंक्लूड होंगी मतलब पुअर स्पेस ओरिएंटेशन के अंदर कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे पड़ी हैं, कौन सी डायरेक्शन में. ठीक है. ये सब चीज़ों डायरेक्शंस को समझने की कौन सी तरफ, ठीक है, या कोई चीज़ किधर पड़ी है, ये सब चीज़ें जब समझने में प्रॉब्लम आती है दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज पुअर स्पेस ओरिएंटेशन. ठीक है. एंड इनएडिक्वेट सेंस ऑफ टाइम मतलब उन्हें समझ नहीं आता कि कोई टास्क कितने में, उन्हें जज करने में बहुत प्रॉब्लम आती है कोई कोई टास्क कितने टाइम तक हो जाना चाहिए या होगा. तो वो कहीं ना कहीं देयर इज़ अ वेरी डिफिकल्ट it is very difficult for them to understand and grasp this thing. ठीक है. आगे आता है पुअर मोटर कोऑर्डिनेशन. मोटर कोऑर्डिनेशन होता है हमारी फिजिकल मूवमेंट्स होती हैं, जैसे हम ठीक से चल पा रहे हैं, ठीक है, हम बॉल्स को कैच कर रहे हैं, तो ऐसी कुछ मूवमेंट्स करने में बहुत तकलीफ होती है. तो दैट इज़ वन ऑफ द सिम्टम ऑफ अ लर्निंग डिसेबिलिटी. लास्ट में था आपके पास ये फेल लर्न एंड अंडरस्टैंड. कोई बॉडी लैंग्वेज जिसको हम समझते हैं कि भाई बॉडी लैंग्वेज अगर कोई बहुत टायर्ड है तो अक्सर उनकी पीठ जो थी वो आगे की ओर है. ठीक है. तो वी आर जस्ट एबल टू अंडरस्टैंड दैट द पर्सन इज वेरी टायर्ड. वो थका आ रहा है, बहुत एग्जॉस्टेड. तो एग्जांपल्स दे रही हूँ. तो बॉडी लैंग्वेज बहुत अलग अलग प्रकार की होती है एंड वी कैन जस्ट फर्दर गो एंड वी कैन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. बट लर्निंग डिसेबिलिटी में लोगों को ये भी देखने में मिला है कि बच्चों को जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझने में, जब हम लर्न कर रहे हैं, समझने में, देखने में, उन्हें ये चीज़ भी वो नहीं जो है ग्रास्प कर पाते हैं कि भाई बॉडी लैंग्वेज का क्या रोल है, बेसिकली वो क्या बता रही है, थिंग्स लाइक दैट. सो आई होप कि आपको ये यहाँ पर क्लियर हुआ होगा कि कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसमें आपने देखा कि उन्हें अटेंशन नहीं वो दे पाते, लेटर्स को लिख नहीं पाते, बोल नहीं पाते ठीक से, ठीक है, डिसलेक्सिया होती है, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स को वो उन्हें समझने में, लिखने में प्रॉब्लम होती है, बॉडी लैंग्वेज को नहीं कर पाते हैं, मोटर कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है, और कई बार पुअर स्पेस ओरिएंटेशन भी होता है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. एंड इसके साथ हमने अपना पूरा लर्निंग का चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है. आई होप यू गाइज जस्ट एन्जॉयड इट. नहीं भी एन्जॉय किया तो भी भाई आई होप समझ एटलीस्ट आया है, बिकॉज आई पर्सनली लव दिस चैप्टर. इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो विच वर वेरी. आपको सबसे अच्छा इसका कोई पार्ट अगर लगा अगर लगा यू कैन कमेंट इन बिटवीन. मुझे सबसे अच्छा लगा व्हेन वी वर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द वेरी सिंपल पार्ट, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. एंड बाकी फर्दर चीज़ें भी थी जो इट वॉज गुड टू नो. सो आई होप चीज़ें आपको क्लियर रही हैं. और नोट्स आपको साथ साथ में मैंने इसलिए प्रोवाइड किए थे ताकि आपको फर्दर प्रॉब्लम नहीं हो इसको नोट करने में. आप इसके आप सुनकर साथ साथ में लिखेंगे तो वो चीज़ बहुत अच्छे से ग्रास्प हो जाएगी. बार 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 करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. अगर एक बार को उसको आप उसको ध्यान से सुन लें, समझ लें, लिख लें, बहुत अच्छा तरीका रहता है. दैट्स व्हाट अ गुड स्ट्रैटेजी कैन फॉलो. कभी अगर आपको इस मेथड पे कि भाई किस तरीके से पढ़ें, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें 11th के लिए, इफ़ यू वांट अ वीडियो, मैं ऑफ कोर्स आई कैन टेक द गारंटी ऑफ द मार्क्स की भाई आपके फुल ही आएंगे, बट जो मैंने पर्सनली अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं एक अपनी ओपिनियन रख सकती हूँ, if you will want it ever, so please kindly of course you can just most welcome in the comment section. आप comment कर सकते हैं and I will just respond to it and I can make a video on it. ठीक है. So very well, मिलते हैं अपने next video में. Let's see what is going to be the next chapter we are going to study in arts humanities class 11th.